हम लोग बात कर रहे थे नोमैडिक एम्पायर। फर्स्ट इतना ही हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, थोड़ा सोर्सेज पढ़ा था, कहाँ एग्जिस्ट करता है, इतना हमने डिस्कस किया था, राइट? तो नोमैडिक एम्पायर कॉन्ट्राडिक्टरी इन टर्म्स कि नोमैड्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, एंड एम्पायर व्हेन वी टॉक अबाउट इट इज एन एस्टैब्लिशमेंट। वो एक एस्टैब्लिशमेंट है, बट स्टिल नोमैडिक एम्पायर ये जो एस्टैब्लिश हुआ वो हुआ मंगोल्स। मंगोल्स एक ट्राइब थे और उन्होंने जंगीज खान के लीडरशिप में इन्होंने क्या किया, ये पूरा का पूरा नोमैडिक एम्पायर स्टैब्लिश किया। ये सेंट्रल एशिया के एक ट्राइब थे, ठीक है? और इनका रूल पूरा बहुत ज़्यादा स्ट्रेच किया हुआ था, और इनका रूल पूरा रशिया देख लें, चाइना देख लें, ये सारा कवर्ड था। हमने यहाँ पे देखा, राइट? ठीक है, नहीं, इट्स ओके, राइट? तो यहां से हम देख सकते हैं रशियन प्रिंसिपैलिटीज, मंगोलिया, मंगोल एम्पायर, ये पूरा चाइना, ये जो पूरा ग्रीन रीजन आपको दिख रहा है, लाइट ग्रीन का रीजन, इतना बड़ा रीजन था वो नोमैडिक एम्पायर। बहुत आश्चर्यजनक, इतने बड़े किंग रूलर्स जो स्टैब्लिश करते थे, नोमैड्स ने स्टैब्लिश कर लिया इतना बड़ा एम्पायर। क्या? तो यहाँ पे देख सकते हैं जो रोमन एम्पायर आपने पढ़ा था मेडिटेरेनियन सी के तीनों ओर, तो ये पूरा बाइजेंटाइन का पार्ट, ये पूरा बगदाद, इराक, राइट, ताशकंद, उज्बेकिस्तान, रशिया, सारा कुछ इनके अंडर था, मंगोल एम्पायर के अंडर, एक्सेप्ट इंडिया। इंडिया बचा हुआ था। और अगर हम देखें कि हाँ, यहाँ पे इन्होंने बहुत सारा अलग अलग इसमें व्यू पॉइंट भी है कि हाँ भाई, इंडिया को क्यों नहीं कैप्चर किया? इंडिया भी तो वे में था, और इंडिया तो इतना इम्पोर्टेंट कंट्री था, तो जब मंगोल्स इतना कैप्चर करने के काबिल थे तो इंडिया को क्यों नहीं कैप्चर किया? क्वेश्चन ये उठता है। तो बहुत सारा अलग अलग व्यू पॉइंट इसके लिए आता है। कुछ कहते हैं कि कोई रिटर्न इसका डॉक्यूमेंट तो है नहीं, क्योंकि मंगोल्स ट्राइब थे, ये खुद लिखते नहीं थे। सोर्सेज हम बात किए थे कि कहाँ क्या होता था कि ट्रैवलोग्स कुछ है, उससे हमको इन्फॉर्मेशन मिल गया, कुछ और रिसोर्सेज अलग बुक्स के कारण इन्फॉर्मेशन मिल गया, लेकिन पर्टिकुलरली मंगोल्स खुद ये लोग कुछ लिखने का काम नहीं किए या कुछ प्रिजर्व करने का काम नहीं किए। तो फिर भी हम देखते हैं क्या कि इतना बड़ा एम्पायर किया पर ये इंडिया को नहीं कवर किया। तो कुछ अलग अलग हिस्टोरियंस का अलग अलग व्यू पॉइंट है। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि हाँ भाई, हिमालय को क्रॉस करना, और हिमालय हिंदू कुश को क्रॉस करने का लोग क्रॉस नहीं किए। फिर कुछ का मानना है कि यहाँ पे भाई वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट था, या और उस ह्यूमिड क्लाइमेट पे लड़ना इनके लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इनका मेथोडोलॉजी, ये ट्राइबल्स थे, तो ट्राइबल का मेथोडोलॉजी क्या होता है? गुरिल्ला वॉरफेयर, और मतलब कम अलग अलग दूरी पे ये क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, और जैसे पहाड़ों में, रेगिस्तान में, इस तरह के जो डिफिकल्ट टेरेन में ये क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। और इसमें क्या होता था, वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट था, और यहाँ पे इनके लिए बहुत बड़ा पॉपुलेशन उसको डायरेक्टली फेस करना। यहाँ पे क्या होता था, इंडिया के लिए कंडीशन था कि डायरेक्टली वॉर में फेस करना होता, आमना सामना होता। आमना सामना होता तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत था, राइट? और दिल्ली सल्तनत कोई बहुत इनके लिए कोई रुकावट भी नहीं कर रहे थे, और ये पता था कि दिल्ली सल्तनत है वो स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रेट मिलिट्री वॉर में दिल्ली सल्तनत स्ट्रॉन्ग होते, क्या? तो ये एक व्यू पॉइंट है स्कॉलर्स का। तो अलग अलग व्यू पॉइंट दिया गया कि इंडिया को क्यों नहीं कैप्चर किया गया। हालांकि हाँ, वही तो कह रहे हैं कि बहुत सारा व्यू पॉइंट है। एक ये कि सिंध तक आए, जैसे कि सिमिलर सिमिलर हमको एविडेंसेस मिलता है, अभी बात कर रहे थे उसकी भी। सिमिलर एविडेंसेस मिलता है हमको जब अलेक्जेंडर भी अटैक करने आया, तो अलेक्जेंडर का भी अटैक का
सिचुएशन यही था कि अलेक्जेंडर, उसके सेना ने पहले कह दिया कि नहीं, हम इंडिया पे नहीं अटैक करेंगे क्योंकि हम उस वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट को झेल नहीं सकते हैं। तो ये भी फिर अल्टीमेटली अटैक हुआ और सेल्यूकस, फिर अल्टीमेटली सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा भी दिया। सिमिलर सिचुएशन ये भी हुआ, यहाँ पे जब अटैक करने आए भी तो सिंध तक, बलूचिस्तान तक पहुंचे भी, लेकिन वो आगे इसको प्रोसीड नहीं किया। ऑलरेडी इनका एम्पायर इतना एक्सपैंड किया हुआ था और दिल्ली सल्तनत एक अच्छे पोजीशन में था उस समय। तो ये रीजन है। तो डिफरेंट व्यू पॉइंट है, कोई क्लियर व्यू पॉइंट हम नहीं रखते हैं। प्लस मंगोलिया के का इतना ज्यादा खौफ था कि अब जब ये लड़ने जाते थे तो ये बैरबरिक ट्राइब थे। तो बैरबरिक ट्राइब कहने का मतलब ये क्या थे, किसी का भी गला काट दिए, किसी को भी मार दिए, इस तरह का इनका मोडस ऑपरेंडी था, तरीका था लड़ाई करने का। तो इतने ज्यादा खतरनाक ये नोमैडिक ट्राइब होते थे कि जब लड़ने जाते थे तो दूसरे सैनिक सरेंडर कर लेते थे कि इनसे नहीं लड़ेंगे, या तो उसी के पार्ट बन जाते थे, उसी के सैनिक बन जाते थे। क्या? तो डिफरेंट व्यू पॉइंट मिलता है। फिर फर्दर अगर हम देखें तो कहेंगे कि हाँ, इंडिया पे भी राज किया इन्होंने, बिल्कुल राज किया। कैसे राज किया कि इंडिया पे रूल करने आए जब मुगल डायनास्टी आई सल्तनत पीरियड के बाद, तो दे वर कॉल्ड मोगुल, राइट? मोगुल भी इट वाज फ्रॉम मंगोल। और अगर हम बात करें मुगल रूलर्स की, तो मुगल रूलर्स दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ चंगेज खान, राइट? दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ चंगेज खान। और इधर तो मुगल रूलर्स जो थे अपने फादर के साइड से तैमूर के डिसेंडेंट्स थे, और मैटरनल साइड से वो मतलब मंगोलियन डिसेंडेंट के थे, मंगोल डिसेंडेंट से, चंगेज खान के डिसेंडेंट थे। हालांकि वो जब भी अपने आप को प्रेजेंट करते थे, वो ये प्रेजेंट करते थे कि हम लोग तैमूर के डिसेंडेंट हैं, तैमूर के वंशज हैं। क्या भाई? क्योंकि मंगोल्स जो थे वो बैरबरिक थे। बैरबरिक कहने का मतलब बर्बर, जंगली बर्बर। तो अपने आप को थोड़ा सोफिस्टिकेटेड दिखाने के लिए मुगल कहते थे कि हम जो हैं तैमूर के वंशज हैं, राइट? तैमूर लंग के वंशज हैं। तो अल्टीमेटली व्हाट वी सी दैट, वैसे अगर देखें तो मंगोल्स ने यहाँ पे भी राज किया इनडायरेक्टली, अगर देखें आगे चल के। क्या? सो ऑल द व्यू पॉइंट्स आर देयर। अब थोड़ा सोर्सेस को और अच्छे से हम लोग देख लें कि कहाँ कहाँ से क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको मिलता है चंगेज खान के बारे में और मंगोल्स के बारे में, राइट? तो हमने देखा कि इस्लाम जब स्प्रेड हुआ, राइट, स्टडीज अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ नोमैड्स, द मंगोल्स ऑफ सेंट्रल एशिया। किसने एस्टैब्लिश किया था? मंगोल्स ऑफ सेंट्रल एशिया। जो नोमैड थे वो कौन थे? मंगोल्स के सेंट्रल एशिया, जिसको मिडिल ईस्ट भी कहते हैं, लेकिन अब इसका प्रयोग कम हो गया है मिडिल ईस्ट वर्ड का। अब हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं सेंट्रल एशिया। क्या? who established a transcontinental empire under the leadership of Genghis Khan, straddling Europe and Asia during the 13th and 14th century. ठीक है? तो 13th century में, 14th century में, उस टाइम में इंडिया पे रूल था आपका इल्बारी इल्तुतमिश का रूल था, मतलब सल्तनत पीरियड चल रहा था। क्या? और उसके बाद 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई में, हाँ, उसके बाद एग्जैक्टली उसके बाद क्या हुआ? मुगल डायनास्टी। सो ओवरऑल हम देखते हैं कि ये मंगोल्स जो थे, मंगोल्स सेंट्रल एशिया से आए और उन्होंने पूरे जगह, पूरे ट्रांसकॉन्टिनेंटल वे में यूरोप, एशिया, अफ्रीका, हर जगह इन्होंने कैप्चर किया। यूरेशिया बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरोप और एशिया। जैसे हम रशिया को कहते हैं जब, तो रशिया का कुछ पार्ट यूरोप, रशिया यूरोप में भी है और एशिया में भी है, इतना बड़ा कंट्री है। क्या? नाउ straddling Europe and Asia during the 13th and 14th century, relative to the agrarian-based imperial formations in China, the neighboring nomads of Mongolia may have inhabited a humbler,
लेस कॉम्प्लेक्स सोशल एंड इकोनॉमिक वर्ल्ड। अब जो चाइना के बगल में थे मंगोलिया, तो चाइना के रीजन में जब हम जाते हैं तो चाइना का जो पॉपुलेशन था वो एक हम्बल पॉपुलेशन था। आज हमारे दिमाग में इमेज है चाइना के लिए जो भी, लेकिन चाइना ने जितना सहा है पहले उतना किसी भी देश में ने नहीं सहा। आज अभी हम अगर कहते हैं कि सबसे ज्यादा नरसंहार बहुत लोगों को मारा गया, तो हम लोग किसका एग्जाम्पल देते हैं? मॉडर्न वर्ल्ड में हम एग्जाम्पल देते हैं कि हाँ भाई हिटलर का होलोकॉस्ट। हिटलर का होलोकॉस्ट जो है वो सबसे बड़ा जीनोसाइड है, जीनोसाइडल वॉर हिटलर का सबसे बड़ा है, ठीक है। जो 6 करोड़ ज्यूज को उसने मार दिया कि ज्यूज खत्म ही हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्शन ऑफ ज्यूज। और उसी तरह ये भी जब मंगोल्स जब फाइट करते हैं, लेकिन उनका बहुत सारा रिटर्न इस तरह का इंफॉर्मेशन नहीं है। अदरवाइज इनके जितना बर्बर कोई नहीं हुआ, इनके जितना डेंजरस, ड्रेडफुल, क्रूएल कोई नहीं हुआ है। गाजर मूली की तरह सबको मार दिया जाता था मंगोल्स जब अटैक करते थे। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कौन है नहीं है, इनका कोई प्रोटोकॉल नहीं था। मतलब जैसे कोई लड़ाई होती है तो क्या होता है, एक प्रोटोकॉल होगा कि हाँ इस समय नहीं मारेंगे, कोई सरेंडर कर दिया तो उसको नहीं मारेंगे, तो इस तरह का प्रोटोकॉल्स होता है। इनका कोई प्रोटोकॉल नहीं होता था, राइट। कोई एटिकेट्स, कोई मैनरिज्म नहीं था, बहुत ही बुरी तरह से ये करते थे। तो चाइना का पॉपुलेशन एक हम्बलर पॉपुलेशन था, बट स्टिल दैट केम अंडर मंगोल्स, और बहुत ज़्यादा इसको फेस भी करना पड़ा। Now, Central Asian nomadic societies were not insulated islands that were impervious to historical change. These societies interacted, had an impact on, and learned from the larger world of which they were very much a part. ठीक है, तो हम देखते हैं कि सेंट्रल एशियन नोमैडिक सोसाइटी जो है वो अलग नहीं था। इंसुलेटेड मीन्स वो अलग नहीं था आइलैंड से, राइट। जो आइलैंड एरिया, कोई भी अगर इंडियन आइलैंड हो, कोई भी आइलैंड एरिया, उससे अलग नहीं था। लेकिन हाँ, उनका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उनका कैसे होता था, उनका वे अलग, घुड़सवारी, रेत वाला, ये सारा जो सेंट्रल एशिया का था। फिर दी सोसाइटीज इंटरैक्टेड, और ये इंटरैक्ट करने लगे लार्जर वर्ल्ड से। वो अलूफ नहीं थे, वो अलग नहीं थे। अब इस नोमैडिक एम्पायर जब स्टैब्लिश हो गया तो वो पूरी दुनिया से कनेक्ट होने लगे, चाहे वो अलग आइलैंड एरिया हो यूरोप का, या फिर जो सेंट्रल मडलैंड, फिर सेंट्रल जो खाड़ी का जो पार्ट हो, या फिर प्लेन लैंड, तो सबसे वो इंटरैक्शन होने लगा। अब आगे देखिए, दिस चैप्टर studies the manner in which the Mongols under Genghis Khan adapted their traditional social and political customs to create a fearsome military machine. तो जो इन्होंने बताया, इन्होंने क्या किया, ट्राइब को एकत्रित किया, जो बंजारे थे, जो नोमैड थे, उनको एकत्रित किया और एक मिलिट्री बनाई, बहुत स्ट्रांग मिलिट्री बनाई, और ये डिसाइड किया कि सबको हमको कैप्चर करना है। बहुत खतरनाक, डराने वाला मिलिट्री मशीन एंड अ सोफिस्टिकेटेड मेथड ऑफ गवर्नेंस, और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड ऑफ गवर्नेंस था, सोफिस्टिकेटेड था, जो इन्होंने बनाया। द चैलेंज ऑफ रूलिंग अ डोमिनियन स्पैनिंग अ melange of people, economies and confessional systems meant that the Mongols could not simply impose their steppe tradition. steppe क्या होता है, ग्रासलैंड होता है। तो मिडिल ईस्ट में, मिडिल ईस्ट कहें या सेंट्रल एशिया कहें, वहां से वो इमर्ज करके आए, उस स्टेपी ग्रासलैंड से आए। स्टेपी क्या होता है, ग्रासलैंड है, और उस ग्रासलैंड में से ये निकल के आए। तो उनका जो कल्चर था, और ये अलग अलग मिलांज ऑफ पीपल मींस डिफरेंट, स्पैनिंग अलग अलग तरह के लोग, बिल्कुल अलग, क्या, चाहे रशिया हो, उज्बेकिस्तान हो, सिंध, बलूचिस्तान, वो सारे एरिया को अगर हम देखें तो अलग अलग तरह के लोग, और सब पे शासन करना था मंगोल एम्पायर को। तो सबको पे शासन करना बहुत सिंपल नहीं था। मिलांज ऑफ पीपल, सबका इकोनॉमी भी अलग अलग। कन्फेशनल सिस्टम meant that Mongols could not simply impose their steppe tradition. तो जो उनका जो ट्रेडिशन था, अब बंजारे जैसे रूल कर रहे हैं, एक ट्रेडिशन वो फॉलो कर रहे हैं, वही ट्रेडिशन अगर चाहें तो अलग अलग ज्योग्राफी में लगा दें, ये तो पॉसिबल नहीं था। या
अब एक ट्रेडिशन आप बंजारों का ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं, एक दूसरे तरह की व्यवस्था, एक दूसरे तरह का इकोनॉमी, और हर इकोनॉमी पे रूल कर रहे हैं, तो एक ही व्यवस्था को उठा करके हम यहाँ फिट कर दें, नहीं हो सकेगा। क्या over their recently annexed territories, they innovated and compromised. उन्होंने इनोवेट किया, मतलब नए नए तरीके ढूंढे और कॉम्प्रोमाइज किया, creating a nomadic empire that had a huge impact on the history of Eurasia. Eurasia क्या हुआ? Europe and Asia, right? Eurasia is Europe and Asia, even as it changed the character and composition of their own society forever. तो obvious सी बात है, इन्होंने नए तरीके खोजे, तो इनका जो अपना कल्चर था, हालांकि वो भी उसमें परिवर्तन आया, राइट? उनका अपना सोसाइटी में भी काफी परिवर्तन आता है। नाउ द स्टेपी ड्वेलर्स themselves, dwellers means वहां पे रहने वाले, so the steppe dwellers themselves usually produce no literature. इन्होंने कोई लिटरेचर प्रोड्यूस नहीं किया, ये तो बंजारे थे, नोमैड्स थे, तो इन्होंने कोई लिटरेचर प्रोड्यूस नहीं किया, कुछ लिखा नहीं, टेक्स्ट नहीं है इनका, लेकिन नॉलेज ऑफ नोमैडिक सोसाइटीज कम्स मेनली फ्रॉम क्रॉनिकल्स। ये हम लोग उस दिन भी बात कर रहे थे कि कहाँ से नॉलेज आया, क्रॉनिकल्स से। क्रॉनिकल्स क्या होता है, जैसे टाइम फ्रेम में हम डिवाइड करते हैं कि इस डेट में ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। जब इवेंट्स को हम अरेंज करते हैं, राइट, व्हेन वी अरेंज इवेंट्स, दैट्स व्हाट वी कॉल एज क्रॉनिकल्स। फिर बात करें ट्रैवलोग्स। ट्रैवलोग्स क्या होता है, जो ट्रैवलर्स लिखते हैं, ट्रैवलर कहीं गए जो अकाउंट लिखे, दैट इज ट्रैवलोग। एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय सिटी बेस्ड लिटरेचर्स, और जो डॉक्यूमेंट्स कहने, सिटी बेस्ड लिटरेचर कहने का मतलब सिटी में एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, तो अलग अलग डॉक्यूमेंट होंगे, क्या क्या कार्यक्रम हुआ, क्या स्टेप लिया गया, या फिर क्या कानून बना, क्या जमीन का रजिस्ट्री का पेपर हो, ये सारा कुछ सिटी बेस्ड लिटरेचर्स हो गया, उससे मिलता है। These authors often produce extremely ignorant and biased reports of nomadic life. अब ये जो लिखते थे ना, ऑब्वियसली ये क्या था, बायस्ड रिपोर्ट था। बायस्ड का मतलब क्या होता है, एक तरफा, झुका हुआ, पार्शियल, राइट? तो पार्शियल रिपोर्ट, जैसे तराजू होता है ना, तराजू अगर सही नहीं होगा तो झुका हुआ होगा तो गलत चीज देगा ना। तो वही इनका जो लिटरेचर था बहुत क्लियर नहीं था, बायस था, झुका हुआ था, और मतलब एक तरफा था, सही इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट नहीं मिला नोमैडिक लाइफ का। द इंपीरियल सक्सेस ऑफ द मंगोल्स हाउएवर अट्रैक्टेड मेनी लिटरेटी। लेकिन जब इंपीरियल सक्सेस हुआ, अलग अलग एम्पायर को रूल करने लगे ये, तब बहुत सारे लिटरेटी मीन्स जो लिटरेचर वाले, जो लिखने वाले विद्वान जितने थे, उनको अट्रैक्ट किया। वो लोग इनके जगह पर आए और वो इंफॉर्मेशन यहाँ से लेना शुरू किए और लिखने भी लगे। सम ऑफ देम प्रोड्यूस्ड ट्रैवलोग्स ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस। अपने एक्सपीरियंसेस का उन्होंने क्या लिखा, ट्रैवलोग लिखा। अदर्स स्टेड टू सर्व मंगोल मास्टर्स, और बहुत यहाँ पे आए लिटरेचर और मंगोल मास्टर्स को सर्व करने लगे। हर एक राजा, हर एक दरबार में आप देखते हैं कि लोग आते हैं और लोग सर्व करते हैं लोगों को, मतलब राजा है तो राजा को सर्व करेगा, क्या राजा खुश होगा, इनाम देगा, isn't it? सिमिलरली बहुत सारे मंगोल मास्टर्स को सर्व करने लगे। अब उसमें खास तौर पे हम देखें, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग थे। बुद्धिस्ट खास तौर पे, एक व्यू पॉइंट ये भी आता है कि बुद्धिज्म को अटैक नहीं करना है, क्या मंगोल्स का रिस्पेक्ट था बुद्धिज्म के लिए, चाइना के लिए। फिर बुद्धिस्ट कन्फ्यूशियस एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए, उनको मान, चाइना के, राइट, चाइना के बहुत बड़े फिलोसोफर हुए कन्फ्यूशियस, IUS उनका नाम है, और उनको फॉलो करने वाले को हम क्या कहते हैं, कन्फ्यूशियन, राइट? तो बुद्धिस्ट हैं, कन्फ्यूशियन हैं, क्रिश्चियन हैं, टर्किश हैं, मुस्लिम हैं, सब के सब यहाँ आए। Although not always familiar with Mongol customs, many of them produce sympathetic accounts, even eulogies मतलब क्या है, जैसे ट्रिब्यूट,
यूलॉजीज क्या हो गया, जैसे किसी को श्रद्धांजलि देते हैं, ट्रिब्यूट, कोई मर गया खास तौर पे जनरली, या मतलब किसी के बारे में आप लिखते हैं बहुत कुछ, राइट, कोई राजा है उसके बारे में आप लिख रहे हैं, तो ये सीधे बायोग्राफी नहीं कहेंगे, उसको भी हम कहते हैं ना बायोग्राफी, की किसी के बारे में आप लिखते हैं तो वो क्या कहेंगे, बायोग्राफी। लेकिन यूलॉजी के बारे में कहेंगे तो यूलॉजी क्या हो गया, एक ट्रिब्यूट हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कि उसको श्रद्धांजलि मतलब उसके बारे में, और खास तौर पे ये जो लिखा जाता है जनरली मरने के बाद, इजंट इट, मतलब जिस व्यक्ति का यूलॉजी लिख रहे हैं तो मरने के बाद लिखेंगे, इजंट इट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप समझिएगा यूलॉजी क्या है, ट्रिब्यूट, राइट, श्रद्धांजलि जो दे रहे हैं रिटन फॉर्म में। That challenged and complicated the otherwise hostile city-based tirade against the steppe marauders। अब देखिए कि अब एक तरह से यहाँ पे ये कितना क्या कर रहे हैं, इतने लोग का नरसंहार कर रहे हैं, मार रहे हैं, पर सिंपैथेटिक अकाउंट है, उनके बारे में सिंपैथी वाला लिखा गया। फिर और दूसरे तरफ यूलॉजी लिखा गया, ट्रिब्यूट दिया गया, और किन के लिए, दैट चैलेंज एंड कॉम्प्लिकेटेड द अदरवाइज होस्टाइल। होस्टाइल मतलब जब आप किसी के अगेंस्ट हैं, दुश्मनी, राइट, दुश्मनी वाला, क्या मतलब इसके होस्टाइल, जैसे इंडिया इज होस्टाइल टू पाकिस्तान और पाकिस्तान इज होस्टाइल टू इंडिया, राइट, तो उसी तरह होस्टाइल अकाउंट्स और सिटी बेस्ड टायरेड, सिटी में जो फाइट टायरेड विद द स्टेपी मराडर्स, मींस स्टेपी जो लोग यहाँ पे हैं उन पे कौन अटैक कर रहा है, तो मंगोल, और मंगोल कौन थे, स्टेपी मराडर्स। तो स्टेपी का ट्राइबल था, याद रखिएगा, मंगोल सेंट्रल एशिया, स्टेपी का ट्राइबल। स्टेपी क्या होता है, ग्रासलैंड होता है, ठीक है, वहीं पे ये नोमैड्स मिलते थे। द हिस्ट्री ऑफ द मंगोल्स therefore provides interesting details to question the manner in which sedentary societies, sedentary क्या होता है, नोमैड का ऑपोजिट, तो सेडेंट्री का मतलब एक जगह जो रहते हैं उनको क्या कहेंगे, सेडेंट्री, और जो घूमते हैं एक जगह से दूसरे जगह उनको क्या कहते हैं हम लोग, नोमैड, राइट, वो नोमैड हो गए। तो कि किस तरह सेडेंट्री सोसाइटी इज यूजुअली कैरेक्टराइज नोमैड्स एज प्रिमिटिव बारबेरियन। तो जो सेडेंट्री सोसाइटी था, जो एक साथ सेटल होके रहते थे, वो किस तरह इन नोमैड्स को, जो मंगोल्स थे, उनको किस तरह से वो रिप्रेजेंट करते थे कि प्रिमिटिव बारबेरियंस वो डेवलप नहीं किए हैं, वो प्रिमिटिव मतलब पुराने ही काल में है, क्या प्रिमिटिव है, हो सकता है स्टोन एज में ही है, और ये क्या है, बारबेरियंस हैं। हाँ बोलिए, मतलब जो बर्बर हैं, जंगली हैं, हाँ बर्बर जंगली, जो मतलब किसी को मार दें काट दें, जो जंगल के राज में है, क्या वही बारबरिक है। यहाँ पे देखिए इसका और एक्सप्लेनेशन है, पर्टिकुलरली देखिए यहाँ पे, द टर्म बारबेरियन, लुक हियर, द टर्म बारबेरियन इज derived फ्रॉम द ग्रीक barbaros, which meant a non-Greek, someone whose language sounded like a random noise। ठीक है, ये लिया कहां से गया है टर्म, ये क्या है, बारबरोस से। बारबरोस का मतलब कोई ऐसे चीखना चिल्लाना जिसका अर्थ नहीं, वो नॉइज की तरह लगता है। तो ये जब लड़ने आते थे तो इसी तरह चीखते, जहाँ बहुत सारा बाहुबली देखे हो ना, उसमें जो आता है, क्या नाम था उसका, किल्विश, क्या नाम है बाहुबली में एक आता है, नहीं है, नहीं कटप्पा नहीं, एक किल्विश नाम होता है उसका, जो अरे एक नहीं होता है जो कुछ कुछ बोलता है अजीब लैंग्वेज में, वो था, वही था। अच्छा एनी विच वेज, याद नहीं आ रहा हमको, क्या कहते थे, कलाशिया शायद, या किल्विश, या ऐसे ऐसे करके कुछ कहते थे। एनी विच वेज, हाँ एनी विच वेज, तो वही दिखाया गया, बर्बर कौन है, जो एक नॉइज निकालते, लड़ते, चीखते हुए, बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए आते हैं, क्या,
वैसा नहीं, हाँ ठीक है, बार बार, राइट। So बार बार in Greek text, barbarians were depicted like children unable to speak or reason properly, cowardly, effeminate, luxurious, cruel, slothful, greedy, and politically unable to govern themselves. तो इतना सारा एडजेक्टिव आपको मिलता है बार्बर्स के लिए, यहाँ पे जो बोल नहीं सकते हैं ठीक से, जंगली हैं, जो प्रिमिटिव हैं, उनके लिए बारबेरियंस वर्ड यूज किया गया, जो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मारते हैं, जो क्रूएल हैं, बहुत क्रूएल हैं, क्या? हाँ, द स्टीरियोटाइप, spelling is incorrect, passed to the Romans who used the term for the Germanic tribes, the Gauls. पहले भी हमने पढ़ा है गॉल्स के बारे में, वही आपका फ्रांस बना, तो जर्मैनिक ट्राइब, द गॉल्स एंड द हुन्स, इनके लिए भी इस तरह का टर्मिनोलॉजी यूज किया गया. The Chinese had different terms for the steppe barbarians, but none of them carried a positive meaning. तो barbarians जब भी हम बात करेंगे तो कभी भी कोई पॉजिटिव मीनिंग में नहीं कह रहे हैं, ये नेगेटिव मीनिंग में है. जो जंगली हैं, जो पुरातन हैं, जो पुराने हैं, barbarians हैं, वो जंगली हैं, क्रूएल हैं, ठीक है. चंगेज खान, अब यहाँ पे देखते हैं, perhaps the most valuable research on the Mongols was done by Russian scholars starting in the 18th and 19th centuries as the Tsarist regime consolidated its control over Central Asia. सबसे प्रॉपर इंफॉर्मेशन या प्रॉपर रिसर्च अगर किसी ने किया था तो वो किसने किया था? रशियन स्कॉलर्स ने. रशिया में जो स्कॉलर्स थे उन्होंने इसको स्टडी किया, और जिस समय ज़ारिस्ट रूल था, ज़ार का रूल था, राइट, ज़ार, रशिया के रूलर्स को ज़ार कहते थे, किंग को ज़ार कहते थे. कंसोलिडेटेड इट्स कंट्रोल ओवर सेंट्रल एशिया, जब यहाँ पे सेंट्रल एशिया पे रूल किए, जब ज़ार रूल कर रहे थे, तब इन्होंने जो अकाउंट दिया, जो इन्होंने लिखा, वो बहुत ज़्यादा बड़ा इंफॉर्मेशन है. दिस वर्क वॉज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कॉलोनियल माइल्यू and was largely survey notes produced by travelers, soldiers, merchants and antiquarian scholars. ठीक है. अब ये इंफॉर्मेशन, ये जब जार का रेजिम की बात कर रहे हैं, मतलब मंगोल के बहुत बाद, राइट, मंगोल जब एम्पायर था ना, तो बाद में इन लोग, जब इनका कंट्रोल हुआ सेंट्रल एशिया पे, तब इन्होंने क्या किया, इस पे रिसर्च करना शुरू किया रशियंस ने जार के अंदर. और इनको जो इंफॉर्मेशन मिला, जैसे सर्वे मैप होता था कि लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, तो जहां गए नोट कर लिए. लैंडमार्क आज जैसा नहीं ना था, ठीक है, आप यहाँ से जाएंगे कहीं पे तो आपको हर जगह लैंडमार्क दिखता है, क्या? तो लैंडमार्क दिखेगा तो आप पहुंच जाइएगा ना कि यहाँ पे. फिर रोड पे ट्रैवल साइन बोर्ड्स भी आपको मिलता है, लेकिन उस समय क्या करते थे, चीज़ों को लैंडमार्क बनाते थे और वो लिख लेते थे. अपना उनका डायरी हुआ, नोटबुक हुआ, उसमें चीज मेंशन रहता था. सर्वे नोट्स प्रोड्यूस्ड बाय ट्रैवलर्स, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, एंटीक्वेरियन. एंटीक्वेरियन किसको कहते हैं? वो स्कॉलर्स जो एंटीक का स्टडी करते हैं. एंटीक का मतलब जो पुराने सामान है, ओल्ड गुड्स, राइट, जो भी पुरातत्विक सामान होगा उसको जो स्टडी करेगा उसको क्या कहते हैं? एंटीक्वेरियन. तो इन सब से इंफॉर्मेशन मिला, राइट. In the early 20th century, after the extension of the Soviet Republic, और early 20th century में रशियन रेवोल्यूशन कब हुआ था? हाँ, बोलिए. 1757, बैटल ऑफ पलासी हुआ था उस समय. हाँ, 1871 में रशियन रेवोल्यूशन. ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन 1917 में हुआ था, बहुत रीसेंट. तो 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ और जार के रेजिम को खत्म किया गया. जो भी बोल रहे थे, कोई बात नहीं, ऐसा कोई डेट्स ऐसा चीज है, कोई जरूरी नहीं है, बहुत सारे डेट कहीं ना कहीं मिस करता है, बट हाँ
एक आइडिया रहना चाहिए कि किस सेंचुरी में है। तो रशियन रेवोल्यूशन, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, रशियन रेवोल्यूशन 1917 में हुआ और उसके बाद क्या बना, सोवियत रिपब्लिक। आज सोवियत रिपब्लिक एग्जिस्ट नहीं करता है, आज रशियन फेडरेशन है, राइट। लेकिन 1917 के बाद एक बहुत बड़ा सक्सेस था, बहुत बड़ा सक्सेस था सोशलिज्म का और फर्दर मार्क्सिज्म का, मार्क्सवाद का, क्या। और 1917 के रशियन रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, रशिया जो बन गया वो सोवियत रिपब्लिक बना, बहुत बड़ा देश। जो आप देखते हैं उज्बेकिस्तान, यूक्रेन, अभी फाइट चल रहा है इतने टाइम से, यूक्रेन सब यूएसएसआर के अंदर था, लेकिन यूएसएसआर 1990 में, 1990 में वो विघटित हो गया, राइट। 1990 में इसके सारे कंट्रीज क्या करने लगे, एक एक करके इंडिपेंडेंट होने लगे। हाँ हाँ, यूक्रेन वगैरह सब इंडिपेंडेंट हो गए, क्या। और यूएसएसआर खत्म हो गया और बचा क्या, रशिया। तो वही बात कर रहे हैं कि सोवियत रिपब्लिक जब बनने लगा उस टाइम में अ न्यू मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी argued that the prevalent mode of production determined the nature of social relations। तो मार्क्सिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ, इसके लिए एक तरह से अगर कैटलिस्ट का काम किया तो किसने किया, मार्क्स के आइडियाज ने। कार्ल मार्क्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसोफर है, राइट। वो धर्म के बिल्कुल खिलाफ था, बिल्कुल खिलाफ था। और कार्ल मार्क्स ही एक ऐसा, मतलब इतना बड़ा इनका सिद्धांत है और इनका थ्योरी है कि इनका, अब जैसे अगर हम देखें तो इनके सिद्धांत को इनको मानने वाले जो मार्क्सवाद ही दे दिया इन्होंने, इसको हम कहते हैं ना मार्क्सिज्म। तो मार्क्सवाद, अब प्लेटो है, एरिस्टोटल है, तो प्लेटोइज्म नहीं है, एरिस्टोटलिज्म नहीं है, राइट। लेकिन मार्क्स का मार्क्सिज्म है, इतना इंपॉर्टेंट है। हालांकि यूएसएसआर के विघटन के बाद, डिसोसिएशन के बाद मार्क्स का रेलेवेंस कम हुआ, लेकिन आज भी अगर हम देखें तो मार्क्स को मानने वाले हैं। और मार्क्स ने एक्शन पार्ट के बारे में बात किया। तो मार्क्स का जो बेसिक सिद्धांत था, बोलिए, वही तो बता रहे हैं, तो कार्ल मार्क्स जर्मनी के हुए और कार्ल मार्क्स ने जो सिद्धांत दिया, उन्होंने कहा कि वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल की बात की। मतलब दो क्लास बताया, एक क्लास बताया जो कैपिटलिस्ट क्लास है और एक क्लास बताया वर्किंग क्लास है। और कैपिटलिस्ट क्लास और वर्किंग क्लास में हमेशा फाइट रहेगा, आज भी रेलेवेंट है, राइट, हमेशा फाइट रहेगा। तो उन्होंने यही कहा कि मजदूरों एक हो, तुम्हें खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा संसार है। वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड गेट यूनाइटेड, यू हैव नथिंग टू लूज इन दिस वर्ल्ड एंड टू विन द होल वर्ल्ड। तो उनका यही सिद्धांत था कि आप यूनाइट हो, आपके पास है ही क्या कि आप खोगे। आपका तो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, आपके पास तो कुछ है नहीं, ना प्रॉपर्टी है ना कुछ है, राइट। आप क्या करें, आप क्रांति करें। तो आप जब क्रांति करेंगे तो आपको क्या तो कुछ मिल जाएगा, खोइएगा क्या, आपका ऐसे भी जीवन कुछ रहा नहीं, आपके पास कुछ है नहीं। ये हमने नहीं कहा, ये मार्क्स ने कहा, राइट। सो सेम थिंग हियर, मार्क्सिस्ट। तो यही मार्क्स के आइडियाज पे 1917 का रशियन रेवोल्यूशन होता है। और रशियन रेवोल्यूशन इसीलिए होता है, उस रेवोल्यूशन का बात, कि कैपिटलिज्म के अगेंस्ट सोशलिज्म को खड़ा किया जाता है और यही कम्युनिज्म बना। अब आज के डेट में अगर कम्युनिस्ट कंट्रीज को देखें तो गिनती के कम्युनिस्ट कंट्रीज बचे हैं, राइट। जैसे नॉर्थ कोरिया मिल जाएगा आपको, चाइना मिल जाएगा, क्या, अदरवाइज गिनती के बचे हैं। नाउ लेट्स
move forward कि अब यही Marxist historiography argued that the prevalent mode of production determined the nature of social relation, कि समाज में जो संबंध होगा, समाज में जो रिलेशनशिप है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन के मीन्स पे किसका कंट्रोल है? राजा का कंट्रोल है तो मोनार्की बन गया, क्या? कैपिटलिस्ट का कंट्रोल है, कैपिटलिज्म बन गया, कैपिटलिस्ट कंट्री बन गया। तो उसी तरह मार्क्स ने यही बताया। अब यहाँ पे नोमैडिक कंट्रोल था, मंगोल एम्पायर, नोमैडिक एम्पायर के अंदर क्या था? नोमैडिक कंट्रोल था। तो किसका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोल होगा, वही बताएगा नेचर रूल का, क्या? फिर Genghis Khan and the emerging Mongol Empire within a scale of human evolution that was witnessing a transition from a tribal to a feudal mode of production, from a relatively classless society to one where there were wide difference between the lord, the owners of land and the peasant. अभी चंगेज खान के ही अंदर ही मंगोल्स जो हैं, ध्यान दीजिएगा, मंगोल ट्राइब जो थे उसके लीडर चंगेज खान ही थे और उन्हीं के अंदर इतना बड़ा एम्पायर स्टैब्लिश हुआ। अब यहाँ पे दिस पॉइंट इज प्रीटी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, और इसीलिए हम लोग बात किए अभी मार्क्स के बारे में। तो मार्क्स का कहना क्या था कि भाई क्लासलेस सोसाइटी हो, राइट? तो क्लासलेस सोसाइटी हो नहीं सकता, ये भी कहना था। तो क्लासलेस सोसाइटी मतलब क्लास क्या हुआ? एक अपर क्लास हो गया, एक लोअर क्लास हो गया, एक मिडिल क्लास हो गया आज के टाइम में। पहले, हाँ, तो पहले इस टाइम में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था तो दो क्लास बने, एक बना कैपिटलिस्ट क्लास और एक बना वर्किंग क्लास। अब जब हम ट्राइबल सोसाइटी की बात करें कि सारे ट्राइबल्स हैं, मान लीजिए हम सब कोई क्या हैं, किसी मतलब हम सब कोई एक ट्राइबल हैं, राइट? जंगल में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, जो भी हमारा रूल रेगुलेशंस व्हाटसोएवर। तो ये क्या कहेंगे इसको कहेंगे क्लासलेस सोसाइटी। हम लोग सब एक ही क्लास के हैं ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे एज वाइज नहीं, एक ही, हम एक एग्जाम्पल दिए हैं, हम लोग तो हैं अलग अलग तरह से अलग हैं। मतलब सारे अगर ट्राइबल हैं, हम लोग सब अगर ट्राइबल हैं और हम सब कोई का रूल रेगुलेशन तरीका रहने का एक जैसा होगा, क्या? तो ये जो सोसाइटी है, ये जो समाज है, ये समाज क्या कहलाएगा? क्लासलेस कहलाएगा ना। दिस इज क्लासलेस सोसाइटी। तो वही चीज कहा कि कैसे नोमैडिक एम्पायर में, नोमैडिक एम्पायर, नोमैड्स जो थे वो क्लासलेस थे, क्लासलेस थे मतलब कोई क्लास नहीं, अलग ही, सब एक जैसे हैं ना, ट्राइबल्स ही हैं, क्लास का एग्जिस्टेंस नहीं है। बारिश हो रही है? नहीं। क्लासलेस सोसाइटी, और क्लासलेस सोसाइटी, क्लासलेस ट्राइबल से वो फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन में चले गए। फ्यूडल सिस्टम ऑलरेडी हमने पढ़ा है, राइट? तो फ्यूडल सिस्टम में क्या होता था कि भाई रूलर्स हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, और फ्यूडल लॉर्ड्स टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, वो वाला सिस्टम आ गया। कैसे मूव किया? वो है इसमें कि क्लासलेस सोसाइटी से क्लास वाला सोसाइटी, थ्री ऑर्डर्स वाला सोसाइटी, करेक्ट? Now, from a relatively classless society to one where there were wide differences between the lord, the owners of land and the peasant, इन सब के बीच में बहुत ज़्यादा difference होता था, isn't it? Despite following such a deterministic interpretation of history, excellent research on Mongol languages, their society and culture was carried out by scholars such as Boris Yakovlevich Vladimistov, right? तो रशियन नेम है। ये स्कॉलर थे, इन्होंने ट्राइबल के बारे में बहुत ज्यादा लिखा, राइट? मंगोल्स के बारे में बहुत ज्यादा लिखा। Others such as Vasily Vladimirovich Bartold did not quite toe the official line. At a time when the Stalinist regime was extremely wary of regional nationalism, Stalin
जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बड़े डिक्टेटर माने जाते हैं, उस समय रशिया में क्या रशियन रेवोल्यूशन में आपने पढ़ा या जानते होंगे या नहीं, भूल गए अगर तो भी जान जाइए कि 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ, राइट। फिर लेनिन रूल किया और लेनिन के बाद स्टालिन स्टालिन बना डिक्टेटर रशिया का। और वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर हम एक तरफ हिटलर को देखते हैं, हिटलर को इतना जानते हैं, तो स्टालिन भी उतना ही बड़ा डिक्टेटर था, वो रशिया का डिक्टेटर, और वैसे ही मुसोलिनी इन इटली। So these three dictators were very much responsible. These three were very much responsible for the Second World War. Second World War के लिए काफी responsible थे। तो स्टालिनिस्ट का क्या था? रीजनल नेशनलिज्म, कि हम रशिया पे रूल कर रहे हैं, हमारा नेशनलिज्म, हमारा कंट्री important. Bartholt's sympathetic and positive assessment of the career and achievement of the Mongols and under Genghis Khan and his successors got him into the trouble with the censors. सेंसर्स किसको कहते हैं? जो किसी चीज पे कंट्रोल करता है। जैसे सेंसर बोर्ड मूवी के लिए होता है, उसी तरह सेंसर्स कौन होते थे? राजा के अंदर सेंसर्स होते थे। वो देखते थे कि क्या छपना चाहिए और क्या नहीं छपना चाहिए, राइट। राजा के अगेंस्ट कुछ लिखा होगा तो वो छपेगा नहीं। तो भाई it severely curtailed the circulation of the work of the scholar, and it was only in the 1960s during and after the more liberal Khrushchev era, Khrushchev के टाइम में चीजें और बाहर आई। बाकी सारा तो सेंसर हो गया पहले, लेकिन Khrushchev के टाइम में 19 ये यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, यूएसएसआर के Khrushchev, निकिता Khrushchev नाम था इनका, हाँ, लड़का था, लड़का, ठीक है। तो इनके टाइम में क्या हुआ? चीजें और बाहर आई। That his writings were published in 9 volumes. 9 volumes में इनका राइटिंग पब्लिश किया गया। We'll discuss more about it in the next class.